हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज का एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का। और ये जो आज वीडियो है, ये जो चल रहा है ना त्रैमासिक एग्जाम यानी क्लास 10 का, 12 का भी चल रहा है। तो क्लास 10 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो साइंस का आज एग्जाम हुआ है, यानी आज एग्जाम का मतलब हुआ गया कि 2 जुलाई का जो आज पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव को जहाँ तक हो पाए एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो। क्यों इसको देखना जरूरी है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, इसके पीछे का सीधा रीजन यही है कि अगर आप इसको इतना सही से कर पा रहे हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है और क्या उचित है ना। ये कम से कम आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा और कमियां कहाँ रह गई है तो इसको आप लोग पूर्ति कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। भले इस एग्जाम का नाम है त्रैमासिक परीक्षा, लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। टाइमली भी लगभग मान सकते हो कि 3-3-6 मतलब मंथ, यानी समय को देर ना करते हुए हम लोग को चूंकि अपने क्वेश्चन की तरफ आना चाहिए और फास्टली हम लोग आंसर की को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, और जहां तक हो पाएगा उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब ये पहला क्वेश्चन आपके पास है और एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। सबको पता होता है कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या आदि होती है, एफ इक्वल टू r/2। ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। सारे बच्चे एकदम फाड़ के आए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यानी 2 हो जाएगा। 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई रख के वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब दो को पैरेलल करके अगर आपको आपके पास यहाँ मिरर रख दिया जाता है तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसका कभी प्रतिबिंब जो होगा अनंत बनेगा। आप इसका प्रैक्टिकल स्वयं कर सकते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, सबको पता है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें वस्तु का कंडीशन क्या होता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा याद रखना काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान अनंत होगा, वक्रता त्रिज्या का मान अनंत होगा, हमेशा याद रखा जाता है, ठीक है। अगला, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री आपका सही हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर कोई रेज आ रही है तो अगर परावर्तन में अगर ऐसे हो रहा है तो 0 डिग्री के एंगल पर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा +1 होता है। अगला चीज समझाना पड़ेगा कि +1 कैसे होता है। चलिए, कार्तीय तल में परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा ध्रुव से मापी जाती है। जो लड़का बढ़िया से मेरा लेक्चर देखा होगा, सही से पढ़ाई किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा प्रश्न एकदम फाड़ फूड़ के आने वाला है सब। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। प्लस वाला जो होगा वो दर्पण सूत्र होता है, जो माइनस वाला होता है वो लेंस सूत्र होता है, ठीक है। प्रश्न देख लिया कर, उसके बाद जवाब देना, है ना। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा भी होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। तो छोटा और आभासी होने के लिए कौन सा दर्पण आपको चाहिए, तो उत्तल दर्पण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, तो अब इसमें बड़ा चाहिए लेकिन आभासी चाहिए, तो ये पॉसिबल होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। हाँ, यही कंडीशन में आपका दाढ़ी बनता है। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं भैया, ये कौन सी बड़ी बात है, सारे बच्चे बता देंगे। प्रकाश पुंज कहते हो या किरण पुंज कहते हो। अगला प्रश्न पे आओ, लेंस के को आवर्धन यानी m बराबर किसके किसके बराबर होता है, तो सबको पता है u/v नहीं, सॉरी v/u प्रतिबिंब दूरी बटा बीम दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये प्रश्न कितना इजी है देख लो। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो सबको पता है कि अपसारी का मतलब क्या होता है, पहले बात को जान लो। अपसारी का सीधा मतलब होता है कि जो रे को क्या करता है, फैला दे, तो फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है, ठीक है। अगला, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की होती है। क्यों होती है, ऐसे देख लो, है ना। इधर फोकस इसका बनता है तो इधर फोकस दूरी होगा और इधर से डेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न, अरे भैया फास्टली थोड़ा सा, ये फास्टली, चलिए आगे हम लोग 18 नंबर, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो सिनेमा के पर्दों पर जो पर्दे पर उतारा गया प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। लेंस में कितना वक्रता केंद्र होता है? 2 होता है। ठीक है। अगला, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? हमेशा याद रखना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सेम मात्रक से कट गया होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भैया भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती है। बिल्कुल बात सही है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ये याद रखिएगा, अवतल लेंस का होता है। ठीक है, एकदम देखते चलो, खटाक खटाक जवाब मारोगे। किस लेंस का मुख्य फोकस, किसी लेंस का मुख्य फोकस कितना होता है? 2 होता है। वक्रता केंद्र 2 होगा तो फोकस भी कितना होता है? 2 होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हम लोग के आंख जो है ना, आंख, इसमें किस प्रकार का लेंस है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस है। ठीक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक प्रक्रिया नहीं है? ऑक्सीकारक प्रक्रिया इसमें से कौन नहीं है? तो ऑक्सीकारक प्रक्रिया चूंकि नहीं है तो नहीं वाला में आप लोग को मारना होगा अवक्षेपक, बाकी सब में ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ठीक है। अगला, कौन विस्थापन अभिक्रिया? तो सबको पता है कि एक क्रियाशील हो और दूसरे को मार के भगा दे तो वो क्या होता है? विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जिंक लोहा से लेपित करने की प्रक्रिया, तो जब भी जिंक को लोहा पे लेपित किया जाता है तो उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। आगे आ जाओ, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? याद रखना, व्हाइट कलर का होता है ये। चलते चलो एकदम, इसी को हरा तोता भी कहते हैं। और धातुओं की ऑक्साइड क्या होती है? धातुओं की ऑक्साइड क्या होगा भाई? और धातुओं का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी करने के लिए करते हो? वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना उसी को कहा जाता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है भाई? तो सबको पता है, 7 से कम जो होता है उसको अम्ल का पीएच मान कहते हैं। NaOH क्या है? अगर लास्ट के में इसके OH आ गया तो पक्का ये क्या है? क्षार है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे? तो लवण बनाते हैं, यानी सॉल्ट बनाते हैं। अगला प्रश्न पे आ जाइए, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस निकलेगा? जस्ता का मतलब होता है जिंक का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। आपको लग रहा है कि SO2 निकलेगा, N2 निकलेगा, O2 निकलेगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा तो क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन। ऑप्शन से आप लोग इसको काट सकते थे। ठीक है। ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। शरीर में भोजन का पचने का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का घटना घटता है, यानी अपघटन का। ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? कॉपर सल्फेट को नीला होता कहते हैं, तो याद रखिएगा कलर नीला होता है। निम्न में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड करता है। ठीक है। समीकरण इतना को देखिए, बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया? तो जैसे इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अगला है SO2 का विरंजक SO2 के किस गुण को दिखाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका जो गुण दिखाता है अवकारक गुण को दिखाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि HCl Cl2 में कौन सा ऑक्सीकारक रूप ले लेता है? तो यहाँ Cl के साथ आ गया H, तो यही ऑक्सीकारक गुण ले लिया। सॉरी, यहाँ इसका मतलब ये हो गया क्या? Cl2। क्या हो गया? Cl2। निम्न में से किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक रखने के लिए सुरक्षित रखा जाता है? तो ये काम होता है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये एक तरह का नोबेल गैस की तरह काम करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो सबको पता है कि जो अपने आयन का आदान प्रदान करता है। इसमें देखो, ये इसका ले लिया, ये इसका ले लिया, है ना? तो ये आयन का आदान प्रदान इसमें हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब जिसमें क्या होना चाहिए? उपचयन अपचयन दोनों होना चाहिए। तो आप खुद ही देख लो, ZnO के पास से O हटा तो यहाँ पे उपचयन हो गया, CO के पास O आकर जुड़ गया तो यहाँ पे उपचयन हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया। ठीक है। हाँ, यहाँ से हटा तो अपचयन आ लिया तो उपचयन। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सही है एकदम गारंटी के साथ। अगला आइए, यहाँ पे एक प्रश्न छूट रहा है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? एक पेज छूट रहा है क्या? 40। एक बार सीधे मेरे पास आ गया 45। अच्छा, बीच में वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा पेज, घबराइएगा नहीं। 5 प्रश्न भी बीच में कहीं ना किसी के पेज में होगा। फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होने वाला फिल्म का यूज कौन होता है? AGBR याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड इसको कहते हैं। हर कंपटीशन में पूछा हुआ ये प्रश्न है, घबराना किसी बच्चे को नहीं है, याद कर लेना है। ठीक है। मानव शरीर में कौन सी संरचना वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करती है? तो याद रखिएगा, ये डायफ्राम होता है। हम लोग का जो फेफड़ा है वहाँ पे एक झिल्ली है डायफ्राम, और यही क्या करता है? अलग करने का काम करता है। ठीक है।
पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? सारा बच्चा ये को याद होगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। फाड़ के सब चले आए होंगे, मेरे को पता है। अब आईवीएस श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? हमेशा याद रखना, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न में आ जाइए, पौधा के श्वसन किस भाग में होता है? सबको पता है कि पौधा का श्वसन किस में होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है भाग? तो नासिका छिद्र भाग है, ये फेफड़ा है। श्वसन नली है, गिल्स नहीं है, गिल्स मछलियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्डा चरता सांस लेता है? तो याद रखिएगा, श्वास नली, और श्वास नली को हम लोग कहते हैं ट्रैक्रिया। ट्रैकिया इंग्लिश वर्ड ज्यादा लिखता है, तो इस पर ध्यान देना है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ऑसियोफेगस होता है, यानी ग्रास नली होता है। ठीक है। पौधा में भोजन किस रूप में संचित होता है? याद रखिएगा, हमेशा स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है। द्वार कोशिका का कौन सा दीवार मोटी होती है? हमेशा याद रखना, भीतरी दीवार इसकी मोटी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी है? तो स्वपोषी कौन करता है भाई? जितना हरा पौधा होता है सब स्वपोषी पोषण करता है। गोबर छत्ता किस प्रकार का है? तो ये याद रखना, मरे हुए जीव के उत्पन्न होता है, इसलिए मृत जीव यानी सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न में आइए, मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल है। इनामेल इज द राइट आंसर। हम लोग के दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। ठीक है। लैक्टेस कहाँ पाया जाता है? लैक्टेस याद रखिएगा, ये सब में पाया जाता है, सारे पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है। ब्रिक का संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हो? तो नेफ्रॉन कहते हो, याद रखना है। ठीक है। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण, मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। पौधा में पाया जाने वाला गाढ़ा और दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको लैक्टेक्स कहते हैं, लैटेक्स। निम्न में कौन सा साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट नहीं होता, बाकी सब मानव के मूत्र में उपस्थित होता है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि सबको पता है, यकृत यानी लीवर होता है। ओके। निम्न में कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को बदलता है? सबको पता है, जब पाचन तंत्र पढ़ा रहेंगे तो आपको वहां पे सही से बता दिए हैं। इसका काम कौन करता है? लाइपेज जो होता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ग्रहणी का भाग क्या है? ग्रहणी भाग है किसका है भाई? तो ग्रहणी किसका भाग हो जाएगा? मुख गुहा का भाग हो जाएगा। ग्रहण करने से याद रख लेना है। निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली एक दूसरे से जुड़ा रहता है? तो याद रखने, गुलिट के द्वारा, जिसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये प्रश्न सब आया हुआ है, प्रश्न देख रहे हैं कि बहुत इजी वगैरह है, बहुत हार्ड भी नहीं है सारे बच्चों के लिए। आप लोग शायद अच्छा से इसको जवाब देकर आए होंगे, किसी प्रकार का किसी बच्चा को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आशा होगा कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एकदम 100% एक्यूरेट आंसर की आपके पास हम आपको दे रहे हैं, बहुत कम समय में सारे प्रश्नों का जवाब। जिस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है आप वो कमेंट्स में क्वेश्चन को दे सकते हैं, और उसका जवाब हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ओके, मिला जाता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और आपको अन्य क्लास से जुड़ने के लिए भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू।